हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की A, D, E एंड K। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो अगर इन्हें डेली ना भी खाया जाए तो भी काम चल जाता है, या किसी दिन आप स्किप कर देते हैं, किसी वजह से अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अगर आपने ये विटामिन्स या इनके फूड सोर्सेज नहीं कंज्यूम किए तो भी काम चल जाएगा। इसके ठीक विपरीत जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो कि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें हमें डेली अपनी डाइट में लेना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, और विटामिन सी, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन विटामिन्स की कमी से क्या क्या होता है। जैसे कितने लोगों के माउथ के कॉर्नर्स फटने लग जाते हैं, और आपके हाथ और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, जलन होती है, पिन्स एंड नीडल्स महसूस होने लग जाती है, और फिर आपके नर्व डिजेनरेशन होने लग जाता है, हाथों में और पैरों में वीकनेस होने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की कमी से हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डाइटिशियन शीतल। स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आज बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें आते हैं आपके बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारे विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और B12, बेसिकली और भी कुछ और भी विटामिन्स हैं जो कि, लेकिन जो सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डाइट में होने ही चाहिए हमारी डेली डाइट में, वो यहाँ पे मैंने लिस्ट करे हैं। ये विटामिन्स होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन सी भी हमें डेली, ये एक एसेंशियल विटामिन है जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे विटामिन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत ही रेयर देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर विटामिन की, जैसे B1 है या B6 है या B3 है, बहुत रेयर केसेस में किसी एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी होती है शरीर में। जनरली जब भी ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, इसीलिए ये बी कॉम्प्लेक्स बोला गया है इसको। ये सारे विटामिन, अगर किसी एक विटामिन की कमी है तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड बाकी विटामिन की भी, बी विटामिन की कमी होती है या देखी जाती है कि शरीर में अगर विटामिन B1 की कमी है तो विटामिन B3, विटामिन B6 और B12 की भी कमी हो सकती है या होती ही है, इसलिए इन्हें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स कहा जाता है। एक समय था जब पूरी दुनिया में बी विटामिन की कमी, इसकी डेफिशिएंसी से पूरी दुनिया में डिजीजेस जैसे बेरीबेरी, पेलाग्रा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सारी बीमारियां विटामिन बी की डेफिशिएंसी से एक तरह की ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे फूड अवेलेबिलिटी का पैटर्न इंप्रूव होने की वजह से इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो कमी आ गई, लेकिन जो इनके सब क्लिनिकल फीचर्स थे वो अभी भी लोगों में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कम देखा जाता है इसका, लेकिन जो सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी है वो ज़रूर दिखती है। जैसे आपके हाथ पैरों में कंपन होना, और आपकी मसल वीकनेस महसूस होना, देन आपके क्रैकिंग ऑफ योर नेल्स एंड योर कॉर्नर्स ऑफ योर लिप्स, माउथ के कॉर्नर्स का क्रैक होना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि दर्शाते हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन बी की या इन जनरल विटामिन और मिनरल की कमी होती है। तो आइए देखते हैं एक ओवरव्यू कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। और ये विटामिन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डीप ना जाते हुए मैं बस आपको ब्रीफली बता दूंगी कि विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और B12, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बी विटामिन, ये इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है शरीर में, इनका रोल क्या है। तो B1, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, ये जो विटामिन है ये आपकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। आपका एनर्जी रिलीज, जो भी आप ग्लूकोज, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले रहे हैं, उससे एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, तो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे भी इसका फर्क पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे भी इसका फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल जो विटामिन B1 थायमीन है, ये आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से ही आपका प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म भी एसोसिएटेड है। B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये चिलोसिस, सोर थ्रोट। चिलोसिस वही होता है आपके माउथ के कॉर्नर्स का, मुंह का साइड से फटना। सोर थ्रोट, गले का जल्दी जल्दी सोरनेस गले में जो आ जाती है, बार बार खराश आना। देन आपके अंदर जो लाइनिंग्स हैं उसमें आपकी सूजन आ जानी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं।
तो ये B2, B3 की कमी से नियासिन बेसिकली पुअर मेमोरी, कंसंट्रेशन, जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाना, कंसंट्रेशन ना कर पाना। बेसिकली जो नियासिन की कमी से पेलाग्रा हुआ करता था, वो भी एक बीमारी थी। तो उसका जो सबसे मेन फीचर था वो था डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम्स। तो डर्मेटाइटिस वाज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ विटामिन B3 डेफिशिएंसी। देन B6 पायरिडॉक्सिन जिसे कहते हैं, इससे नर्व डीजेनरेशन, आपकी नर्व्स का डीजेनरेशन होता है, तो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। देन ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को भी, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को सप्रेस करता है, बॉडी में एंटीबॉडीज बनने नहीं देता। फिर B9 अनदर इंपॉर्टेंट विटामिन जिसको हम फोलेट कहते हैं, फोलेट जिसका सिंथेटिक वर्जन होता है फोलिक एसिड, जिसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये भी आपके छोटे बच्चों में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। तो जनरली जो औरतें प्लानिंग कर रही हैं या जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उनको डॉक्टर्स फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स देती हैं ताकि उनमें जो आने वाला बच्चा है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, और उनकी जो स्पाइन, जो पीछे रीढ़ की हड्डी जो बनती है उसको स्पाइना बिफिडा कहते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो बर्थ डिफेक्ट्स को अवॉइड करने की वजह से फोलेट या फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलेट नेचुरल वर्जन है जो फूड्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन फोलिक एसिड उसका सिंथेटिक वर्जन है, वो दिया जाता है। और ये फोलेट हमारे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में भी काम करता है बोन मैरो के अंदर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट B12 जिसको हम साइनोब्लामिन कहते हैं। साइनोब्लामिन जो होता है ये विटामिन B12, अब विटामिन B12 पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं आजकल। तो विटामिन B12 भी इंपॉर्टेंट विटामिन है, देखा जाए तो सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन B12 इसका जो रोल है, अगेन जो हाथों में टिंगलिंग, नमनेस और आपकी जो फिंगर एंड टोज में जलन होना, पिंस एंड नीडल्स होना, ये भी B12 की वजह से ही होता है। ये भी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में, बोन मैरो में हेल्प करता है, और न्यूरोपैथी और नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन को, जो नर्व्स का कंडक्शन होता है, सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें ये हेल्प करता है। तो नसों की भी परेशानी अगर हो रही है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो रही है। ये कुछ बातें ऐसी थी जिससे मैंने आपको बताया कि इन विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है या उनके सिम्टम्स क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनके फूड सोर्सेज क्या है, कि इन विटामिन को सप्लीमेंट्स जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के दिए जाते हैं वो जनरली उन केसेस में दिए जाते हैं जहां पर या तो डाइट पुअर है, पुअर डाइटरी इनटेक है, जो लोग बीमार हैं, जो सफिशिएंट डाइट या सॉलिड फूड नहीं ले सकते, जो ओनली लिक्विड डाइट पे हैं, तो उन्हें सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन जो लोग हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं इन जनरल, अगर वो सारे फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करेंगे तो उनको ये विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने का सवाल ही नहीं होता। विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी आप अपने रोजमर्रा के भोजन से ही दूर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनके फूड सोर्सेस क्या हैं। नाउ लेट्स सी कि इनके फूड सोर्सेज क्या है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के फूड सोर्सेज। तो ये सारे के सारे विटामिन इन सभी फूड ग्रुप्स में एक साथ मिल जाएंगे आपको। इंडिविजुअली इनके बारे में बात ना करके अगर आप कलेक्टिवली इन फूड ग्रुप्स में से, इन हर एक फूड ग्रुप्स में से अगर आप चुन के डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो वो आपके विटामिन B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति डेली बेसिस पे कर देगा। जैसे होल ग्रेन्स और मिलेट्स, ये जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, नेवर डिच होल ग्रेन्स, प्रेफरेबली फर्स्ट मील ऑफ द डे, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फर्स्ट मील नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से या जल्दी में है तो एटलीस्ट लंच में ज़रूर लें। उसके बाद भले ही आप इवनिंग और नाइट में डिनर में स्किप कर दें, होल ग्रेन्स ना खाएं तो चलेगा, सिर्फ प्रोटीन डाइट भी लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट मील ऑफ द डे में ज़रूर होने चाहिए 200 से 300 ग्राम पर डे। ये कुक्ड होल ग्रेन्स, कुक्ड सीरियल्स या कुक्ड मिलेट्स 200 to 300 ग्राम, या तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपनी सारी मील्स में इक्वली, नहीं करना है तो आप अगर इसको एट वंस लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, बट पेयर इट विथ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। जितनी आपकी प्रेफरेबली डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी 300 ग्राम पर डे की होनी चाहिए। खासतौर से इन जनरल हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी यही डाइट फॉलो करनी चाहिए अगर आप अपनी मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी से बचना चाहते हैं, लेकिन खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, हाथ पैरों में जलन होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना और पिंस एंड नीडल्स चुभना, देन काफ मसल्स में वीकनेस महसूस होना, जो पिंडलियां हैं आपकी हाथ और पैर में लगता है जान ना होना, हाथों में कंपन होना, तो ये जिनको ये वाले सिम्टम्स हैं
उन लोगों को तो ये चीज़ें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। देन मिल्क, एग्स एंड फिश, अगर आप लैक्टो ओवो वेजिटेरियन हैं तो, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं प्रेफरेबली। देन आते हैं आपके पीनट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मूंगफली खाइए। देन सनफ्लावर सीड्स, इनमें भी बी विटामिन बहुत प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। स्वीट पोटैटो अनदर सुपर फूड, तो ये अपने आप में पोटैटोज अच्छे हैं अगर छिलके समेत खाएं, लेकिन स्वीट पोटैटो उससे ज़्यादा अच्छा है, यानी शकरकंदी। देन बनानास, और फिर आपकी दालें, पल्सेस। जब भी आप पल्सेस सिलेक्ट करें तो कोशिश कीजिए छिलके वाली दालें खाने की, लेकिन अगर आप होल पल्स, जिसको हम छिलके वाली दाल कहते हैं, जब भी उसे बनाइए तो उसको 2 to 3 आवर्स जरूर सोक कीजिए। सोकिंग, उसको भिगोना बहुत जरूरी है ताकि उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो सके। तो ये सारे फूड ग्रुप्स थे। इन सब फूड ग्रुप्स में से अगर आप एक एक दो दो चीजें इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में डेली, तो आपके बी कॉम्प्लेक्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। आपको जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी है वे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब भी फूड सोर्सेज से आप किसी डेफिशिएंसी को पूरी करने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन सिम्टम्स में रिलीफ मिलने लग जाता है। 2 से 3 हफ्ते करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिल रहा है। सो दिस वॉज अबाउट बी कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। अगेन विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि डेली हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही है, क्योंकि वो एक्सक्रीट हो जाता है। जो भी हम लेते हैं, बॉडी को जितना यूज करना है, सेल्स को जितना यूज करना है, शरीर उसको यूज कर लेता है, और जो एक्सेस होता है वो यूरिन में पास हो जाता है। तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये हमारे अंदर, जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको खत्म करता है। जो एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी ये, उस पे भी काम करता है, उसको भी कम करता है। तो विटामिन सी स्कैवेंजर का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करता है। अब विटामिन सी हम, और इसका दूसरा और रोल क्या है, कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन यानी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए, इलास्टिक बनाए रखने के लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। यहाँ तक कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ हार्ट ब्लॉकेजेस भी जो होती हैं, वो हार्ट ब्लॉकेज को खोलता नहीं है, लेकिन वो आपकी आर्टरीज को, आपकी जो अंदर आर्टरीज या जो कैपिलरीज हैं, उनको इतनी इलास्टिसिटी दे देता है, एंडोथेलियम लाइनिंग जिसको बोलते हैं, उनको, जब आपकी आर्टरीज इलास्टिक रहेंगी, अच्छे से एक्सपैंडेड रहेंगी, तो ब्लड फ्लो उनमें अपने आप अच्छा रहेगा। जब आर्टरीज सिकुड़ने लगती हैं तभी ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब आर्टरीज डायलेटेड रहेंगी तो डायलेशन में हेल्प करता है आपका विटामिन सी। कोलेजन बूस्ट तो करता ही है। वुंड हीलिंग में, शरीर में विटामिन सी की कमी है तो कोई भी घाव अगर होता है, कोई वुंड आपको होता है, तो जल्दी ठीक नहीं होता, इसलिए विटामिन सी डेली बेसिस पे लेना बहुत जरूरी है। विटामिन सी के सोर्सेज आपको पता ही है, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ। जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल जिनको कहते हैं, आपके गुआवा, पपाया, देन जितनी आपकी ये शिमला मिर्च, हरी, लाल, पीली, देन आपके इनफैक्ट ब्रोकली एंड क्या कहते हैं आपके लेटस, इन सब में विटामिन सी, इनफैक्ट देखा जाए तो जो भी चीजें हम प्लांट बेस्ड खा रहे हैं, सब में किसी ना किसी फॉर्म में विटामिन सी है ही। आंवला इसका बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, तो उसको जब भी सीजन में है तो उसको डेली अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। तो ये थे विटामिन बी और विटामिन सी के फूड सोर्सेज। विटामिन B12 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। विटामिन B12 के जो फूड सोर्सेज हैं वह ज्यादातर एनिमल फूड्स में ही पाया जाता है। आपके मिल्क, एग, फिश, ऑर्गन मीट्स, इनमें पाया जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग वेजिटेरियंस हैं या जो वीगन्स हैं, तो वो एनिमल फूड पे है नहीं, तो वो लोग प्लांट सोर्सेज में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है विटामिन B12, और वो भी उसका एब्जॉर्प्शन ही 50% ही होता है। तो इंटेस्टाइन में जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो 100% कभी नहीं होता। इसलिए विटामिन B12 अगर आप ऑलमोस्ट डबल डोज भी ले रहे हैं तब जाके उसका 50% ही एब्जॉर्ब होगा। तो जो इसकी रिकमेंडेड डोज जाती है वो 1.5 से 2 माइक्रोग्राम पर डे की जाती है। तो ज़्यादातर आजकल देखा जाता है जनरल हेल्दी पॉपुलेशन में भी विटामिन B12 की कमी रहती है। विटामिन B12 पे मैं सेपरेटली एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दूं कि ये सोचा जाता है या ये लोग कहते हैं कि विटामिन B12 का जो इंटेस्टिनल सिंथेसिस है, जो इंटेस्टाइन में भी विटामिन B12 सिंथेसाइज होता है। तो जो लोग नॉनवेज नहीं भी खाते हैं या एनिमल फूड्स नहीं खाते, तो उन लोगों के अंदर कमी होती है, तो ऐसा नहीं है। विटामिन B12 आपके इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है।
लेकिन लोग कहते हैं कि वो इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलॉन कहते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मदद से विटामिन B12 सिंथेसाइज होता है, यानी बनता है। लेकिन जब वो बनता है तो वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वह नहीं हो पाता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसका जो इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट है, जिसे हम इलियम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बट ऐसा नहीं है। कुछ स्टडीज़ हैं ऐसी जो बताती हैं कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी, कोलॉन में भी, जो असेंडिंग कोलॉन है, जो अगर आपको उसका अनाटमी पता हो या आप देख सकते हैं, तो जो ऊपर जाने वाला हिस्सा है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरी चीज, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पेट में स्टमक एसिड सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपके पेट में गैस्ट्रिक एसिड नहीं है सफिशिएंट, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब पेट के एसिड को बढ़ाना कैसे? प्रोटीन रिच डाइट लेके। जब भी आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो पेट का एसिड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब पेट में एसिड, जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, जैसे जैसे एज उम्र बढ़ती है, आपके पेट में वो एसिड कम होने लग जाता है और इवेंचुअली आप प्रोटीन का इंटेक भी कम लेने लग जाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है आप अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। तो प्रोटीन बढ़ते हुए बच्चों में और जो लोग ओल्ड एज में जा रहे हैं उनके लिए प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो डबल हो जाती है ऑलमोस्ट, इसलिए ताकि वो अपने पेट, उनके पेट का जो एसिड है वह बढ़े। पेट का एसिड बढ़ेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग वेजिटेरियंस हैं, उनमें आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि हम थ्रू आउट वेजिटेरियन डाइट पर ही रहे हैं ऑल दोज ईयर्स, और फिर भी जब वो अपना टेस्ट कराते हैं तो उनको विटामिन B12 डेफिशिएंट नहीं निकलते वो लोग। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो थ्रू आउट नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज या एनिमल फूड्स खाते हैं, फिर भी विटामिन B12 डेफिशिएंट निकलते हैं। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो हो सकता है उन लोगों में एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो। विटामिन B12 खा तो रहे हैं, डाइटरी इंटेक सफिशिएंट है या ज़्यादा ही है सरप्लस, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो मैल एब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। इस वजह से उनके जो प्लाज्मा का विटामिन B लेवल्स है वह डेफिशिएंट दिखा रहा है। तो बहुत से लोगों में क्लिनिकल डेफिशिएंसी नहीं होती है, मतलब सिम्टम्स नहीं आते, रैंडमली चेक कराया तो पता चला कि अरे विटामिन B12 डेफिशिएंट है, तो आप सप्लीमेंट लेने लग जाते हो। नहीं, जिन लोगों का रैंडम चेक कराने से निकला है विटामिन B12 कम है, तो आप अपनी डाइट से ही उसको सुधार सकते हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है उससे एसोसिएटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन B12। पूरे विटामिन B कॉम्प्लेक्स की आज हमने बात करी। तो आप अपनी एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। ये जो मैंने फूड ग्रुप्स बताए हैं, इन फूड ग्रुप्स में से 1-2 फूड आइटम्स डेली इंक्लूड कर रहे हैं अगर अपनी डाइट में, तो आपको कभी भी विटामिन्स की, एटलीस्ट B विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स और विटामिन C की कभी भी डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनरल डेफिशिएंसीज की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए आप लोगों का। मिलते हैं जल्दी।